बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर डिजाइन के अंडर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेक्सिकल एनालाइजर। और लेक्सिकल एनालाइजर के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स। टोकन्स को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, यानी हम ये कैसे बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आइडेंटिफायर कहलाने की हकदार है, किन किन स्ट्रिंग्स को हम नंबर कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो टोकन्स को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास नोटेशन यूज होती है रेगुलर डेफिनेशंस। और रेगुलर डेफिनेशन जो है ना, ये कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशंस तो आप पढ़ चुके हैं। तो जब हम कोई नाम असाइन कर देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को, तो वो बन जाती हैं रेगुलर डेफिनेशन। वैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस खुद क्या होती हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज टू स्पेसिफाई सेट्स। सेट्स जो होते हैं ना, उनको स्पेसिफाई करती है रेगुलर एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट है ए बी, बी ए और बी बी। ठीक है ना? यानी शुरू में ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, और उसके बाद ए आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे कि ए और बी, इनमें से ले लो एक कैरेक्टर, और उसके बाद अगला कैरेक्टर भी ए या बी में से ले लो। तो ये हो जाएगी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इतनी जबरदस्त चीज है जो कि सेट्स को स्पेसिफाई करती है। इवन इनफाइनाइट सेट भी होना, तो उसको भी स्पेसिफाई कर देती है बहुत आसान से फाइनाइट टर्म्स में। मिसाल के तौर पे एक ये हमारे पास सेट है जिसमें ए किसी भी तादाद में आ सकता है, और ये जो है ना इनफाइनाइट सेट है। लेकिन आपको पता है कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, ए प्लस। अब आप बताइए कि कितने आसानी से इसने स्पेसिफाई कर दिया। इवन एक इनफाइनाइट सेट को आपने स्पेसिफाई कर दिया फाइनाइट टर्म्स में। तो ये है पावरफुल नोटेशन जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्यों ना ये स्पेसिफाई करे कि किन किन चीजों का क्या टोकन बनेगा। जी। तो इसमें ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर डेफिनेशन में क्या फर्क है। व्हेन वी असाइन नेम्स टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, दे आर कॉल्ड रेगुलर डेफिनेशन। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन तो पढ़ी थी, यहाँ हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ आपको बताएंगे कि रेगुलर डेफिनेशंस क्या होती हैं। असल में रेगुलर डेफिनेशन जो है ना, जब हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को कोई नाम असाइन कर देते हैं, तो वो रेगुलर डेफिनेशन कहलाती है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये हम इस वजह से करते हैं कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, अगली रेगुलर एक्सप्रेशन किसी पिछली रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना चाहे, तो हम सिर्फ वहां पर उसका नाम लिख देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से उस रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम सिस्टमैटिक वे में उसको डिफाइन कर देंगे। ये फायदा हो जाता है रेगुलर डेफिनेशन बनाने से, जैसा कि आप आगे देखेंगे। अब हमारे पास ये है सूरत हाल कि हम एक ग्रामर ले लेते हैं, और उस ग्रामर में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं जिसका हम जो है रेगुलर डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये एक सैम्पल ग्रामर हमने स्लाइड में आपको दी हुई है, और इसमें आप आसानी देख सकते हैं कि आपके पास कीवर्ड्स हैं इफ, देन, एल्स। और आपको ये बता रहा है कि इफ के बाद एक्सप्रेशन आ सकती है, और एक्सप्रेशन जो है ना, वो दो टर्म्स के बीच में अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? लेस देन, लेस इक्वल टू, नॉट इक्वल। ये देखें, हम ये वाला ले रहे हैं, नॉट इक्वल ले रहे हैं। सी में यूं होता है, पास्कल में और विजुअल बेसिक में इस तरह होता है। और इसके अलावा इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। तो अगर कोई एक्सप्रेशन आपने लिखी है ए लेस देन बी, या ए लेस इक्वल्स टू बी, तो ये जो है ना, ये क्या है? आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये टर्म्स है आगे पीछे। ठीक है? तो ये इस तरह की कोई चीज एक्सप्रेशन हो सकती है जिसमें आपने रिलेशनल ऑपरेटर बीच में यूज किया है, और लेफ्ट राइट पे उसके आपने कोई टर्म्स यूज किए हैं। और टर्म नीचे दी हुई आइडेंटिफायर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, एक्सप्रेशन खाली टर्म भी हो सकती है। जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर मैं लिखूं इफ, यहाँ लिखूं इफ ए, देन, और कोई स्टेटमेंट, तो ये किस तरह की एक्सप्रेशन है? ये इस तरह होता है कि इफ के बाद आपने अगर सिर्फ आइडेंटिफायर लिखा है, तो अगर इसकी वैल्यू ए की जीरो होगी ना, तो ये मतलब होगा फॉल्स। और अदर देन जीरो होगी, यानी -1 हो, 2 हो, 99 हो, 170 हो, कुछ भी हो, ये क्या होगा? अदर देन जीरो ट्रू का जीरो। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इफ के बाद एक्सप्रेशन में सिर्फ कोई आइडेंटिफाई लिख दें या नंबर लिख दें, या फिर आप चाहे तो कोई एक इस तरह की एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसमें दो टर्म्स के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ हो। अच्छा, अब इसमें आपके पास मैंने आपको 6 चीजें बताई थी जिसके टोकन बन सकते हैं। तो कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ मौजूद है, इफ, देन, एल्स। और आइडेंटिफायर यहाँ पर है, नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और रिलेशनल ऑपरेटर की हो रही है। यहाँ पर पंक्चुएशन नहीं है, ठीक है, लिटरल स्ट्रिंग्स नहीं है, लिटरल स्ट्रिंग्स नहीं है। तो ये दो चीजें नहीं है यहाँ पर, और ये चार चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे? इन चार चीजों की रेगुलर डेफिनेशंस लिखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो सेट है, पहले हम उसकी बात करें। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास जो है ये लेस, ग्रेटर और इक्वल, इसके अलावा लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल और नॉट इक्वल,
ये 6 स्ट्रिंग्स है ना। तो हमने क्या किया कि ये अगर सपोज करें आपके पास एक सेट है जिसमें ए और बी है, तो इसकी रेगुलर डेफिनेशन क्या होगी, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, ए और बी। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास एक रिलेशन ऑपरेटर का फाइनाइट सेट है जिसमें ये 6 ऑपरेटर्स हैं, तो इनकी रेगुलर डेफिनेशन क्या होगी, सिंपली आप इन सबको और कर देंगे। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसका नाम आपने एक रख दिया रिलॉग। तो ये पूरी चीज क्या हो गई, रेगुलर डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये इसका आप कहने के टोकन है, और ये क्या है, सारी लेक्सीम्स है। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया रिलेशनल ऑपरेटर को। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर में क्या है कि कोई इंग्लिश अल्फाबेट शुरू में आ सकता है, एक एक लेटर का भी हो सकता है ना आईडी, जैसे आपने ए बना दिया, आई बना दिया, कैपिटल आई बना दिया, कैपिटल जे बना दिया, के बना दिया, ये सब आइडेंटिफायर हो सकते हैं। आपने किसी लेटर के बाद जैसे आपने इसमें M1, ठीक है, X2, P5, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, और सम, टोटल, एवरेज। ठीक है, तो इस तरह के भी आपके पास हो सकते हैं जिसमें आपके पास लेटर्स के बाद लेटर्स आ रहे हैं, लेटर के बाद डिजिट्स आ रहे हैं, सिंगल लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन कम से कम सिंगल अल्फाबेट का आइडेंटिफायर होगा। तो इसका मतलब आइडेंटिफायर के दो अज्जा हो गए, एक तो लेटर्स हो गए और एक डिजिट्स हो गए। तो हमने पहले तो डिफाइन कर दिया भाई लेटर्स में कौन कौन से शामिल है, अपर केस और स्मॉल केस के सारे अल्फाबेट्स ये लेटर कहलाएंगे, और 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स कहलाएंगे। अब देखिए आइडेंटिफायर की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, रेगुलर डेफिनेशन कितनी आसान हो गई। हमने पहले से कहा कि पहले लेटर आएगा, फिर लेटर या डिजिट आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, और कितनी भी तादाद में आ सकते हैं, यानी 0 और मोर। आपको पता है ना ये क्या कहलाता है, क्लीन क्लोजर। तो क्लीन क्लोजर जो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होता है, इसका मतलब होता है 0 और मोर। तो अब आप देखें कितनी पावरफुल चीज है रेगुलर डेफिनेशन, कि हमने पीछे ये लेटर और डिजिट डिफाइन कर दिया, और आइडेंटिफायर में सिर्फ हमने लेटर और डिजिट को यूज कर लिया। तो अब ये कितनी रीडेबल हो गई, आप देखें आइडेंटिफायर की रेगुलर डेफिनेशन। अच्छा, अब हम नंबर की रेगुलर डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करेंगे। अच्छा, नंबर डिजिट्स में मुश्तमिल होते हैं, तो ये सबसे पहले आपके पास आ गए सारे, ये डिजिट हमने पहले भी यूज कर लिया था रेगुलर डेफिनेशन आइडेंटिफायर में। तो यहाँ पे हमने डिजिट का बता दिया, 0 में से लेके 9 तक कोई भी चीज डिजिट हो सकती है। अच्छा, अब एक से ज्यादा डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसका नाम हमने रखा है डिजिट्स। डिजिट्स क्या है, एक डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो स्टार लगा दिया डिजिट पे। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो आप आसानी के लिए इसको लिख सकते हैं डिजिट प्लस। ठीक है, अब आ जाए ऑप्शनल फ्रैक्शन। ऑप्शनल फ्रैक्शन में आपके पास डेसिमल आएगा शुरू में, और उसके बाद डिजिट्स आ सकते हैं, और ये पूरी चीज नहीं भी आ सकती। जी जनाब, ये पूरी चीज नहीं भी आ सकती, ऑप्शनल है। जरूरी तो नहीं है कि नंबर में आपके पास खाली नंबर है 12 सही है, ठीक है, 12.75 हो सकता है, लेकिन ये 0.75 क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट आप अकेला लगा के नहीं छोड़ सकते, ऐसे ये एरर है। तो आपने क्या किया कि अगर डेसिमल पॉइंट तुम्हें यूज करना है, तो उसके बाद कम से कम एक डिजिट यूज करो, क्योंकि डिजिट्स में आप देखें ये डिजिट मस्ट है, ये एम्प्टी नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद जो डिजिट है वो क्या है, ऑप्शनल है, एक डिजिट आना मस्ट है, जैसे 12.9 का एक डिजिट आना मस्ट है, उसका आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, 12.913। अच्छा, उसके बाद एक्सपोनेंट, ये भी ऑप्शनल है। आपने एक्सपोनेंट करना है तो पहले आपको ई लिखना होगा, जैसे आपने लिखा 12.7 ई। उसके बाद प्लस और माइनस आप लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं तो छोड़ दें इसको एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद एक डिजिट आना मस्ट है, और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो आपने लिखा 07, 12.7E07। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यूं भी हो सकता है 12.9E+5, और 1.35E-7। तो ये भी हो सकता है कि आप प्लस और माइनस इस्तेमाल करते हुए करें, नहीं तो आप प्लस और माइनस को नहीं भी यूज कर सकते। तो नंबर में तीन चीजें हो गई, डिजिट्स आएंगे शुरू में, फिर फ्रैक्शन आएगी, वो ऑप्शनल है क्योंकि ये देखिए एम्प्टी है, और एक्सपोनेंट भी जो है वो ऑप्शनल है। इन तीनों चीजों से मिलकर बनेगा नंबर। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन में एक शॉर्ट हैंड यूज होता है, अगर कोई चीज आ सकती है और नहीं भी आ सकती, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, ए क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब यहाँ देखिए आप कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जैसे डिजिट्स तो आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, डिजिट प्लस। ऑप्शनल फ्रैक्शन में आपके पास ये देखें, डॉट के बाद डिजिट्स आएगा और नहीं भी आ सकता, तो यहाँ पे आप लिखते हैं डॉट डिजिट प्लस, क्योंकि पूरी चीज नहीं भी आ सकती तो आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक्सपोनेंट में ई आना जरूरी है, अगर आपने एक्सपोनेंट लिखने का इरादा कर ही लिया है। उसके बाद प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, और ये नहीं भी आ सकता, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद वही चीज है कि डिजिट आएंगे, एक से ज्यादा आ सकते हैं। अच्छा, अब ये पूरा एक्सपोनेंट नहीं भी आ सकता, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो कितना जबरदस्त हो गया कि अब नंबर में आपके पास डिजिट आने मस्ट है,
फ्रैक्शन आप चाहते हैं आए तो फिर पूरी बात पूरी करें, डॉट लगाएं, कम से कम एक डिजिट जरूर लें, और ये पूरी चीज आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं रखें, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक्सपोनेंट का इरादा कर ही लिया है तो ई आएगा, उसके बाद प्लस माइनस ऑप्शनल है, आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, प्लस या माइनस या दोनों को भी आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसके बाद डिजिट एक आना जरूरी है, डिजिट प्लस। और ये पूरी जो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंट वाली, ये क्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। तो जो चीज क्वेश्चन मार्क नहीं है वो ये है, डिजिट प्लस, यानी कम से कम एक डिजिट तो आएगा तो ही नंबर कहलाने का हकदार होगा। तो ये हमने तीनों चीजों को, रिलेशनल ऑपरेटर और आइडेंटिफायर्स और नंबर्स को स्पेसिफाई कर दिया। कीवर्ड का मामला ये है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो आइडेंटिफायर्स के साथ ही स्पेसिफाई होते हैं। वो किस तरह से होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन डायग्राम्स इन्हीं चीजों की, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन खत्म हो गया, अब आगे हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ टोकन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।